हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अब तो छठ पर्व भी पार होने वाला है, हो ही गया। अब मेरे ख्याल से आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करेंगे। वक्त कम रह गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ों को जल्दी से क्लियर करके फिर सेट पर हम आए, मॉडल सेट वगैरह पर आएँ। आते हैं आज के ईवीएस के पहले प्रश्न पर बिना टाइम को गवाए हुए। सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में कौन है? विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु, डी सभी। इसमें से सूक्ष्म जीव के उदाहरण कौन है? तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वह जीव जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर विषाणु की बात करें, कवक की बात करें या जीवाणु की बात करें, सब के सब सूक्ष्म जीव हैं। सब के सब क्या हैं? सूक्ष्म जीव, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या है? जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, बी जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, सी जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, देख सकते हैं या देखा जा सकता है, डी एक से अधिक। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव की अगर हम परिभाषा बताना चाहें कि सूक्ष्म जीव क्या है, तो सूक्ष्म जीव वह जीव होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये राइट आंसर है। लेकिन सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ये भी राइट आंसर है। तो बी और सी दोनों राइट आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, मतलब दो आंसर इसके सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण किस में पाए जाते हैं। देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा, बेसिकली इसको समझिए। अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो आप लोग बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें हमेशा भोजन करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे हाथों में हम कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ अदृश्य बैक्टीरिया होते हैं, ये विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो हमारे हाथों पे आकर बैठ जाते हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में, जैसे अभी इस वक्त हमारे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ क्या है? वायरस हैं, ठीक है। लेकिन वो अदृश्य हम देख नहीं पाते हैं। जब तक कि ये वायरस, ये विषाणु इस वायुमंडल में है, तब तक वो निर्जीव अवस्था में है। जैसे ही इस वायरस को किसी न किसी स्थिति या किसी भी भोजन के तहत या सांस लेने के दरमियान या फिर और किसी वजह से हम अपने शरीर के अंदर ले गए, तो जैसे हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तो ये विषाणु या वायरस की बात करते हैं, तो ये वायरस क्या हो जाते हैं? एकदम से जीवित हो उठते हैं। फिर इनमें जनन की प्रवृत्ति भी आ जाती है, वृद्धि करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, और जो भी कह सकते हैं कि सजीवों में प्रवृत्ति होती है, वो सारे गुण इसमें आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये वायुमंडल में है तब तक निर्जीव अवस्था में है। तो सजीव और निर्जीव दोनों गुण किस में पाया जाता है? तो विषाणु में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। इसे याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कौन सूक्ष्म जीव है? 4 वर्गों में बांटा गया है, और यहाँ पर फिर उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सूक्ष्म जीव है? कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या सभी। तो सूक्ष्म जीव की अगर बात करते हैं तो कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु तीनों ही सूक्ष्म जीव है। लेकिन यहाँ 4 वर्गों में बांटा गया है, तो एक वर्ग कवक हो गया, दूसरा प्रोटोजोआ हो गया, तीसरा जीवाणु हो गया, एक और वर्ग होता है। तो चौथा वर्ग आपका कौन सा हो जाता है? चौथा वर्ग हो जाता है शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है, और ये चारों वर्ग भी यहाँ पर आपको मिल गए, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और शैवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन है? एक कोशिकीय मतलब क्या हो गया कि जो जीव केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वो एक कोशिकीय जीव होता है। और जो जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने, वो बहुकोशिकीय जीव होता है।
तो यहाँ पर एक कोशिकी की अगर बात किया जा रहा है तो देखिए, मतलब कोशिका का मतलब समझते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की हम अपनी बात करते हैं तो हम बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय हैं, तो बिल्कुल हम बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि हमारी ये देखिए, हमारे जो हाथ बने हैं, ठीक है, तो हाथों की कोशिकाएं अलग हैं, ठीक है, हमारी आँखों की कोशिकाएं अलग हैं, हमारी हड्डी उसकी कोशिकाएं अलग हैं, हमारी चमड़ी उसकी कोशिकाएं अलग हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसलिए हम बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर गाय की बात करते हैं तो गाय क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा। अमीबा और प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ भी बहुकोशिकीय है। तो है क्या, अमीबा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, पैकेटों के दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। पैकेटों के, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूध वगैरह खरीदते हैं तो पैकेटों से खरीदते हैं, शहर वगैरह में देखेंगे आप, आजकल तो हमको लगता है कि छोटी छोटी जगहों पर भी पैकेटों के दूध मिलने लगे, उपलब्ध हो गए। अच्छा, पैकेटों के दूध जो होते हैं वो कितने दिन तक नहीं खराब होते, तो ये आप जान लीजिए कि पैकेटों के दूध अप्रॉक्स 15 से 20 दिन तक अगर उसको रख दें, फ्रीजिंग कर दें, तो वो खराब होने वाले नहीं है। तो ऐसा कौन सा रूल अपनाया जाता है जिसके कारण वो दूध खराब नहीं होते, तो इसके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम दे देते हैं। पहले याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट करते जाइए, मेरे जितने पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर नहीं नोट करते हैं उसको आप नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लिया कीजिएगा। 15 से 20 दिन तक पैकेटों के दूध खराब नहीं होते हैं, पहला पॉइंट होगी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि पैकेटों को, मतलब उसके दूध के साथ ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे ये इतने दिन तक ठीक रहते हैं, तो यहां पर क्या किया जाता है, दूध को 15 से 20 सेकेंड, याद रखेंगे टाइम 15 से 20 सेकेंड, ये भी नोट करेंगे। दूध को जब 15 से 20 सेकेंड तक यदि 70 डिग्री के टेम्परेचर पर, कितना, 70 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म किया जाए 15 से 20 सेकेंड तक, तो वह दूध खराब नहीं होता है, इसको नोट कर लेंगे। अब उस प्रक्रिया को जो हम 15 से 20 सेकेंड तक गर्म करते हैं दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर, तो उस प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो अर्थात पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया से दूध को खराब होने से पैकेटों के दूध को बचाया जा सकता है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, किण्विन। तो किण्विन का उपयोग हम शराब बनाने में, किण्विन की प्रक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं। ये जब हम साइंस पढ़ाएंगे तब ये सब सारी डिटेल से हम बताएंगे। भंडारण तो खैर ये कोई ऐसा बात इसमें नहीं है, भंडारण समझ रहे हैं, किसी चीज़ को जनरेट करना, जमा करना ही भंडारण होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गाय में खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है। गाय में एक प्रकार का रोग होता है जिसे खुरपका कहा जाता है, और एक मुंहपका, ये दोनों ही रोग किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, या कोई नहीं। तो इस दोनों का रीज़न क्या होता है, ये वायरल डिजीज होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर हमको मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, समुद्री समीर बहने का समय, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, और थल समीर बहने का समय। गहरे रंग के कपड़े का पसंद हम कब करते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े हम सर्दी में पसंद करते हैं, और हल्के रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं, तो गर्मी में पसंद करते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरा देखिए, समुद्री समीर बहने का समय और थल समीर बहने का समय। देखिए, थल समीर और समुद्री समीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक अच्छे से आप जान लीजिए। अगर हम थल समीर की बात करते हैं तो थल, देखिए समुद्र का किनारा, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समुद्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थल हो गया, ये आपका भाग थल हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि थल समीर की बात करते हैं, तो थल समीर में क्या होता है, थल की ओर से समुद्र की तरफ वायु जाएगा, थल से समुद्र की ओर वायु जाएगा। अब जब थल से समुद्र की ओर वायु जाता है तो यह प्रक्रिया कब होती है, थल से समुद्र की ओर जब वायु जाएगा तो यह प्रक्रिया आपकी रात में होती है। ठीक है, और एक हो गया कि समुद्र से थल, इधर भी थल हो गया, तो जब समुद्र से वायु थल की ओर जाएगा तो यह प्रक्रिया दिन में होगी।
और इसी प्रक्रिया के कारण दिन के समय अगर हम समुद्र के तट पर बैठते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। और रात में अगर हम समुद्र के किनारे बैठें तो हमें गर्मी का आभास होगा। अब यह प्रक्रिया कैसे होती है जरा उसको भी थोड़ा सा बेसिक रूप में समझ लें। देखो होता क्या है, अगर हम यहां पर थल की बात करते हैं तो थल में जो एयर है, ठीक है, जब ये गर्म होता है, जब ये गर्म होता है तो ये ऊपर की ओर, ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। और यहां से समुद्र से निकलने वाला जो वायु है, समीर है, वो जाकर इसकी जगह को कवर कर लेता है, इसकी जगह पर कवर हो जाता है। तो जब ये इसकी जगह पर आएगा तो ये ठंड वायु होती है, ठंड समीर होता है, ठीक है। तो ठंड समीर होने के कारण इस स्थान पर आपको ठंडक फील होगा, ठंडक महसूस होगा। और यही प्रक्रिया जस्ट इसके क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है जब हम थल समीर की बात करते हैं। और जब देखिए थल से बहने वाले समुद्र को याद रखेंगे, इसमें एक ट्रिक ये है कि थल से, जब थल समीर की बात की जाए तो थल से कहां बहेगा, समुद्र की ओर। और यह प्रक्रिया कब होती है, रात में। और जब समुद्र से थल की ओर जाएगा तो यह प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र से थल की ओर जाने वाले जो समीर होता है उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, आप मिलान कर सकते हैं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गहरे रंग के कपड़े हम कब, सर्दी में पसंद करते हैं। समुद्री समीर, तो समुद्री समीर कब हो जाएगा, दिन में, समुद्री समीर दिन में हो जाएगा। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या हो जाता है, गर्मी। और थल समीर कब हो जाएगा, रात में। यह आपका मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो पहले विटामिन का प्रकार जान लेते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विटामिन पहले ये जान लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, 5 प्रकार के विटामिन होते हैं। इन 5 प्रकार के विटामिन में अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए, किसके, जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए, अच्छा घुलनशील नहीं है, अच्छा घुलनशील नहीं है, तो बी और सी विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील होता है। और बाकी विटामिन ए, डी, ई, की, ये जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलने वाले विटामिन है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो बी और सी तो है, ए नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इसको भी याद रखेंगे कि ये क्या है, जल में घुलनशील, बी और सी। और बाकी जो है ए, डी, ई, के, ये आपका किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है, तेल, दुग्ध, पेट्रोलियम, फिर कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए। एक्चुअली काला सोना किसे कहा जाएगा, तो आपके मन में चल रहा होगा कि कोयला को काला सोना कहा जाता है, पर यह गलत है। कोयला को काला सोना नहीं कहा जाता है, बल्कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। और पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पृथ्वी के अंतः भाग पपड़ी से, पृथ्वी के पपड़ी से निकाला जाता है। और ये जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो ये पूरी तरह से प्योर काले लिक्विड के रूप में रहता है। और फिर उसको फिर आप अलग अलग टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है तो फिर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के रूप में आपके सामने आता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। एलपीजी, सीएनजी, सीएफसी, सभी। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सीएनजी क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी क्या हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो घरेलू जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, उसमें मुख्य तौर पर हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयला को बनाने में कितना समय लगता है। 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, कितना समय लगता है। एक्चुअली कोयला को बनाने में नहीं बल्कि कोयला बनने में, ये होगा, इसको हटा देते हैं, बनने में, ठीक है, क्योंकि कोयला
खुद बनता है, लेकिन बनने का एक प्रोसेस होता है। तो कोयला बनता कैसे है? कोयला एक्चुअली एक जीवाश्म ईंधन के रूप में माना जाता है। और जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीव के द्वारा, जीव से जिसकी उत्पत्ति होती है। तो हजारों, लाखों वर्ष कह सकते हैं, लाखों वर्ष तक जब कोई जीव जंतु अर्थ के अंदर दबा रहता है और ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाता है, जिसके कारण वो किसी न किसी रूप में कोयले के रूप में या किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर लाखों वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। कोयला को बनने में कितना समय लग जाता है? तो लाखों वर्ष लग जाता है। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन के बारे में अभी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था। जो जीव के द्वारा बनता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोई नहीं, तो डिस्कस कर ही लिया है, जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला ईंधन। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य की किरणों के द्वारा, सूरज से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग सोलर प्लेट वगैरह लगाते हैं और फिर हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाती है? सौर ऊर्जा हो जाती है। ठीक है। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो वायु के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे पवन चक्की वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पर बहुत ऊंचाई पर एक पंखा टाइप का लगा होता है और उस पंखे से फिर क्या किया जाता है? बिजली बनाया जाता है, तो वो पवन ऊर्जा हो जाता है। जल ऊर्जा, तो जो जल से प्राप्त किया जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न, निम्न में कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? ए खनिज, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी कोई नहीं। क्षय का मतलब क्या होता है? समाप्त नहीं होने वाला। तो समाप्त होने वाला नहीं है भैया। खनिज जो है वो तो समाप्त हो जाएगा एक निश्चित अवधि के बाद। कोयला ये भी जीवाश्म ईंधन है, एक समय, एक निश्चित अवधि के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम ये भी एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए तो इनका संरक्षण हमें करना चाहिए। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो कौन से ईंधन या कौन से संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा की बात कीजिए, पवन ऊर्जा की बात कीजिए, कभी खत्म होने वाले संसाधन नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोयला, ज्वाला, ईंधन या कोई नहीं? जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला तो खैर ईंधन है, ईंधन का एक प्रकार है कोयला, जीवाश्म ईंधन। ज्वाला की अगर बात करते हैं तो ज्वाला क्या हो गया? जो वस्तु ज्वलंत होकर जो ऊर्जा देती है वो ज्वाला हो गया। ईंधन की बात कीजिए तो ईंधन कोई भी प्रकार का, चाहे लकड़ी की बात करें, कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, वो जलने के पश्चात उससे आग उत्पन्न होता है। और आप ये कह सकते हैं आग क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईंधन राइट आंसर होगा। ईंधन जलने के पश्चात हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन का मतलब क्या होता है? वही जलना। किसी वस्तु को, जैसे लकड़ी वगैरह को हमने जला दिया तो वो दहन कर दिया। तो दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? हवा, आग, पानी, एक से अधिक। तो दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। बिना हवा के दहन नहीं हो सकता है। आप किसी वस्तु को, जैसे कोई मोमबत्ती, आप कैंडल जला लिए, कैंडल को ढक दीजिए, कुछ देर के पश्चात वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर उसको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो क्या हो गया? बंद हो गया। आग, बिल्कुल आग नहीं होगा तो फिर जलेगा कैसे? तो आग की भी आवश्यकता पड़ती है। पानी तो खैर बुझाता है, तो ये गलत है। आंसर राइट क्या हो जाएगा? एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या कोई नहीं? तो इसमें जान लीजिए, किशोर अवस्था की उम्र की अगर बात की जा रही है तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। शेषावस्था कहा जाता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है, बाल्य अवस्था कहा जाता है। और 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने उम्र को शेषावस्था कहा जाता है? तो ये तो हम बता ही दिए, 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होता है? हमारा एक ऐसा समय भी होता है कि जहाँ पर परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में बदलाव देखने के लिए मिलती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जहाँ पर परिवर्तन हमारे जो होते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे हमारी हाइट रुक जाती है एक निश्चित समय के बाद, हमारा ग्रोथ जो होता है कह सकते हैं कि वो रुक जाता है एक निश्चित अवधि के बाद।
लेकिन सबसे ज़्यादा तेज जो बदलाव होता है वो किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में होता है, सबसे तेज बदलाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्त्राव अवधि क्या है? तो स्त्रियों में मासिक जो स्त्राव होता है, इट मीन्स मेंस किसी जिसे कहते हैं, या हम पीरियड कहते हैं अपने सामाजिक भाषा में, तो उसकी अवधि क्या होती है? 22 दिन, 14 दिन, 21 दिन या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि मासिक स्त्राव अवधि केवल 7 डेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 6, 7, 9, कोई नहीं। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, याद रखेंगे। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, कोई नहीं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखा रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, और मैं सारी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। तो मेरा जो फीस कह सकते हैं वो बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि ये जितनी मुझे एनर्जी मिलेगी उतनी दुगनी एनर्जी के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे टीचर्स कमेंट करके पूछते हैं कि आपके चैनल से जुड़ने के लिए क्या लगेगा। देखिए, कोई फीस नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सारे टीचर को इसका बेनिफिट मिल जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।